The sum of the third and seventh term of an AP is 6. ठीक है, the sum of the third and seventh term of an AP is 6 and their product is 8. यानी product of third term into product of seventh term is equal to 8. ठीक है, कह रहा find the sum of first 16 term of the AP. हमें क्या फाइंड आउट करना है बेटा, हमें S16 फाइंड आउट करके निकालना है. सम ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म इज 6, प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड एंड सेवन टर्म इज 8. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सम S16? ठीक है, तो क्या करना है, अगर S16 निकालना है तो A और D की हमें जरूरत होगी. तो सबसे पहले A3 को कन्वर्ट करो. A3 को लिख सकते हो A + 2D. A7 को लिख सकते हो A + 6D इज इक्वल टू 6. A और A ऐड होकर के हो गया 2A. 6D + 2D हो गया 8D इज इक्वल टू 6. इन दोनों में से 2 को कॉमन ले लिया. A + 4D इज इक्वल टू 6. दिस इंप्लाइज A + 4D इज इक्वल टू 3. दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन. क्लियर हुआ? ठीक है ना. अब सेम वर्किंग हम करते हैं A3 पर. A3 की बात करूं बेटा तो लिख सकता हूं A + 2D, करेक्ट. और A7 को लिख दिया मैंने A + 6D इज इक्वल टू 8. अब ध्यान देना, हम किसे कन्वर्ट करेंगे, हमारे फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको मैं ले रहा हूं सेकंड. फ्रॉम इक्वेशन 2, सॉरी बेटा, फ्रॉम इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 से A + 4D3 है, तो उससे मैं निकाल लूंगा A इज इक्वल टू 3 - 4D. पुट A, ये जो A की वैल्यू हमने निकाली है, पुट A इन इक्वेशन नंबर 2, जो कि वो A की वेरिएबल में हो जाए. A को किसमें पुट कर दिया, इक्वेशन नंबर 2 में. तो A की जगह लिख दिया 3 - 4D + 2D. 3 - 4D + 6D इज इक्वल टू 8. -4D + 2D कितना हो गया, 3 - 2 × D. -4D + 6D, 3 + 2 × D इज इक्वल टू 8. A - B और A + B, क्या फॉर्मूला लगा, A² - B² इज इक्वल टू 8. 3 का स्क्वायर 9 और ये बन गया 2 का स्क्वायर 4D², इट इज इक्वल टू 8. दिस इंप्लाइज -4D² इज इक्वल टू 8 - 9, -4D² - 1. दिस इंप्लाइज D² इज 1/4. माइनस एंड माइनस कैंसल आउट. ठीक है ना. दिस इंप्लाइज D इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1/4. तो 1 का स्क्वायर रूट कितना हो गया, 1, और 4 का स्क्वायर रूट 2. क्योंकि रूट निकाल रहे हैं बेटे और वेरिएबल है, तो D कितना आ गया, ± 1/2. क्लियर हो गया. अब क्या करना है, D की हेल्प से आपको A निकालना है. अब हम निकालने चल रहे हैं व्हेन D इज इक्वल टू 1/2. पहले 1/2 लो, फिर निकालो A कितना होगा. नाउ A इज इक्वल टू 3 - 4 × 1/2. A इज इक्वल टू 3 - 2. A इज इक्वल टू 1. अब इस एक्सप्रेशन में बेटे D ½ मिल गया और A 1 मिल गया. व्हाट अबाउट S16? S16 इज n/2 यानी 16/2. 2A यानी 2 × 1 प्लस n-1 यानी 16 - 1 15 और D इज इक्वल टू 1/2. ठीक है. 16 को 2 से डिवाइड कर दिया, 8 आ गया. 2 × 1 2, इट इज 15/2. 8 एज इट इज, एलसीएम लू तो 4 कर दूं सीधे ना, 4 + 15 19/2. 2 4 = 8. सॉल्व किया, ठीक है, सॉल्व किया, 19 4 76. जब A अपने पास D ½ है तो A 1 है, S16 कितना है, 76. दूसरा केस बेटा,
when d is equal to -1/2, अब हम इस d पर काम कर रहे हैं। when d is -1/2, what about a? तो अपने पास a आ गया, d is equal to यानी a is equal to 3 - 4 into -1/2। ठीक है, थोड़ा यहाँ सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ। 2 2 ज़ा 4, तो ये आ गया a is equal to 3 + 2, a is equal to 5। जब d -½ है तो a कितना है 5, और लास्ट स्टेप यहाँ कर दे रहा हूं। अब हमें S16 निकालना है, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लास्ट, जो कि याद रहे। नाउ S16 इज इक्वल टू 16/2, 2a यानी 2 × 5 प्लस 16 - 1, 15, और d कितना हो गया बेटे -1/2। ठीक है, बाकी अच्छी तरीके से आप लोग थोड़ा लिख लेना, थोड़ा मैं मैनेज कर दे रहा हूँ क्योंकि इसी पर खत्म हो जाएगा। तो S16 की वैल्यू अपने पास आ गई 8, 2 से डिवाइड कर दिया, 5 2 10 हो गया, -15/2 हो गया। 2 10 20, 20 में से 15 चला गया, कितना आ गया बेटा 5/2, 2 4 ज़ा 8, 5 4 20। तो सम कितना निकलेगा 20। तो एक बार सम आपका निकल रहा है 76 और दूसरे कंडीशन में सम निकल रहा है 20। ठीक है, चलो 10 सेकंड देता हूं, सभी अच्छी तरह समझ लो, कोई डाउट हो तो पूछ लो। फिर से समझा दो। हाँ तिशिका, कोई स्टेप होगा जहां दिक्कत आ रही है? सर लेट ज्वाइन किया था। क्यों लेट ज्वाइन किया? अभी घर पे किस लिए लेट है, आइए बता दो मुझे। सर नेट की प्रॉब्लम। तो जल्दी करना चाहिए ज्वाइन, 10-15 मिनट पहले किया करो, बैठे रहा करो ज्वाइन करके। क्या दिक्कत सर ऑडियो प्रॉब्लम में आ रही, आपकी ऑडियो क्लियर नहीं थी ना। मैं कहता रहा हूँ 10 मिनट पहले अगर आप ज्वाइन करोगे तो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलो आइंदा ध्यान रखो। क्वेश्चन सेकंड कह रहा है द सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म इज 6। एक एपी की थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो सम है वो 6 है, और उसी एपी की थर्ड और सेवेंथ टर्म का जो प्रोडक्ट है वो 8 है। तो कह रहा है बताओ 16 टर्म का सम कितना होगा। तो 16 टर्म का सम निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, ए और डी। तो सबसे पहले हम A3 की बात करें तो A3 कितना होगा, A + 2D, और A7 A + 6D इज इक्वल टू 6। A और A ऐड कर लिया तो कितना बन गया 2A, 2D और 6D ऐड कर लिया तो 8D, 2 हमने ले लिया कॉमन, A + 4D इज इक्वल टू 6, और 2 नीचे गया, 2 3 ज़ा 6, कितना आ गया A + 4D इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब प्रोडक्ट में A3 को क्या लिख सकते हैं, A + 2D, A7 को क्या लिख सकते हैं, A + 6D इज इक्वल टू 8। अब हमने फर्स्ट, क्योंकि यहाँ पर दो वेरिएबल है, जब प्रोडक्ट चल रहा है और सम चल रहा है तो हमें ये पता है कि दोनों लीनियर तो होने वाले नहीं है। अगर प्रोडक्ट आ गया तो ये पता है क्वाड्रेटिक ही बनती है। तो अब क्या किया, यहाँ से A की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ D निकाल ली, तो A कितना आ गया 3 - 4D फ्रॉम इक्वेशन 1। अब A की वैल्यू 3 - 4D हमने इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दी, तो A की जगह लिखा 3 - 4D + 2D, 3 - 4D + 6D इज इक्वल टू 8। A को हम रिप्लेस कर चुके हैं। जब सॉल्व किया 3 एज इट इज -4D + 2D -2D, -4D + 6D + 2D, A - B into A + B, इट इज A² - B² इज इक्वल टू 8। 3 का स्क्वायर हो गया 9, 2 का स्क्वायर 4, D का स्क्वायर D²। 9 को शिफ्ट किया राइट पर, 8 - 9 -1, -4 नीचे गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट, प्लस, और D² है तो D कितना आ गया √1/4। तो 1 का रूट कितना हो गया 1, 4 का 2, क्योंकि आप वैल्यू में स्क्वायर रूट निकाल रहे हो यानी एक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, तो इसलिए रूट को क्या लिखते हैं प्लस माइनस, तो प्लस माइनस 1/2 आ गया। अब when D is equal to 1/2, पहले 1/2 लेते हैं। What about A? तो अब D की वैल्यू आपको इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है, तो 3 - 4 into D है 1/2। सॉल्व किया, A कितना आ गया 1। अब आपको एक AP मिली है
जिसकी फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। फर्स्ट टर्म है 1 और कॉमन डिफरेंस कितना है 2। तो हमें क्या करना है S16 निकाल लेना है। तो 16/2 यानी n/2 2a प्लस 15 इंटू 1/2। फिर उसके बाद एलसीएम लिया 19/2 2 4 8 19 4 76। इसके बाद अब दूसरा लेते हैं व्हेन d इज -1/2 व्हाट अबाउट a। तो 3 - 4 - 1/2 2 2 4 3 + 2 5 a 5 है d -½ है देन अगेन S16 व्हिच इज 20। ठीक है समझ गए। और बताओ किसको क्या दिक्कत है। तो रब कर सकता हूं बताओ बच्चों। ठीक है सर हाँ जी तुषार सर बोलो। सर जो अपने वो डी में प्लस और माइनस कैसे करा था। डी में प्लस और अच्छा जो रूट निकाला है। यस सर उसके बाद हमेशा याद रखो जब किसी इक्वेशन का आप रूट निकालते हो, जैसे एक वेरिएबल है x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट समथिंग हो तो उसका स्क्वायर रूट हमेशा प्लस माइनस होता है। अगर ये सॉल्व ना हो तब भी ये प्लस माइनस। समझ गए। इसका मतलब होता है फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ d विच सेटिस्फाई द इक्वेशन। यहां ध्यान दो d में क्या रखें कि 1/4 बन जाए। तो d को क्या 1/2 नहीं ले सकते। 1/2 का होल स्क्वायर कितना होगा 1/4। अगर d की वैल्यू -1/2 रख दूं तब भी उसका स्क्वायर करो तो कितना होगा -1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4 1/4 इज इक्वल टू 1/4। सही है। हाँ जी बच्चों तुषार। यस सर आ गया समझ। हाँ जब स्क्वायर रूट निकालना है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस्तेमाल होती है। यूज करो प्लस माइनस। ठीक है रब करूं। चलो 2 सेकंड देता हूं स्क्रीनशॉट लो फटाफट। हटा रहा हूं बच्चों। नहीं नहीं थर्ड टर्म प्लस 7 टर्म 10 टर्म नहीं होता गलत है। A3 प्लस A7 इज नॉट इक्वल टू A10। ठीक है ना। ये तो पोजीशन है 10th टर्म कैसे हो जाएगी। गलत है वो। ठीक है अब बढ़ते हैं आगे। अच्छा संडे को तुम लोगों का 6 to 7 टेस्ट है सिर्फ AP का। ठीक है और टेस्ट होगा डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव नहीं जाएगा। पेपर अपलोड करूंगा तुम लोगों को। ठीक है ग्रुप में। और आपको क्या करना है अच्छी तरीके से शीट पर या रजिस्टर पर जिसपे आपको पिक लेना इजी हो। ठीक है ना। तो आपको उस रजिस्टर पर पूरा टेस्ट करना है प्रॉपरली और फिर उसकी पिक लेनी है जो आपने सॉल्यूशन किया। जैसे अब तक भेजते रहे बट मेरा कहने का मतलब है कि मैं उसे चेक करूंगा तो इसलिए आप उसकी पिक ध्यान से खींचना और हर एक पेज पर पेज नंबर होना चाहिए और पिक सीक्वेंस में लेना कि पेज नंबर 1 की पिक हो गई पेज नंबर 2 की पिक हो गई ऐसे। तो जब आप अपलोड करोगे तो वो सीक्वेंस में आएगी तो चेक करना इजी रहेगा। सर पीडीएफ भेज सकते हैं। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। अगर जो पीडीएफ बना सकता है बेटा बिल्कुल पीडीएफ बनाइए। जो नहीं जिसको नहीं बनाना आता वो सिर्फ पिक खींच कर भेज दो। अगर सभी पीडीएफ बना सकते हो अपने सॉल्यूशन की तो बहुत अच्छी बात है वो बना दो तो मेरे लिए और हेल्प हो जाएगी। ठीक है और नहीं बना पाते हो तो सीक्वेंस में आप पिक खींचो और तब भेजो। समझ गए सभी। ठीक है ना। तो 6 से 7 आपको टेस्ट देना है सिर्फ एपी का पूरा आएगा। हाँ जी रूपांशी बोलो कुछ पूछना है। सर आप ग्रुप पे भेजोगे टेस्ट। हाँ टेस्ट पेपर तो मैं ग्रुप पे भेजूंगा लेकिन PDF बना आप के?
हाँ, पीडीएफ बना करके। लेकिन आप जो है अपना सॉल्यूशन इंडिविजुअल भेजोगे, ग्रुप में नहीं अपलोड करोगे, ठीक है ना, समझ गए। जो फोन आप यूज करते हो क्लासेस लेने के लिए, आप अपने उसी फोन से मेरे नंबर पर भेज दोगे, ग्रुप में नहीं अपलोड करेगा कोई भी अपना सॉल्यूशन, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं दिया, अगर आप फोटो भेजना चाहते हो तो आप फोटो भेजो, जिसको पीडीएफ नहीं करना आता वो फोटो भेज दे, जिसको पीडीएफ करना आता है, थोड़ा टेक्निकल है तो वो अपना कर दो, कोई बात नहीं, वो बहुत अच्छी बात है, सीक्वेंस में हो जाता है काम। लेकिन फोटो सही खींचनी है आपको कि मेरे को नजर आए सॉल्यूशन अच्छी तरीके से, और अच्छे पेजेस पर करने हैं, ये नहीं कि रफली करके फेंक दिया और मैं फिर ढूंढता रहूं कहाँ पे कौन सा क्वेश्चन किया, ऐसे नहीं। जैसे स्कूल का पेपर आप करते हो वैसे आप पेपर करोगे अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलो, मेरी बात सब तक पहुंच गई होगी मुझे लगता है। डिस्क्रिप्टिव पेपर है, मैसेज तो करता हूं ऐसे पेरेंट्स को, और नहीं करता हूं तो अपने पेरेंट्स को ईमानदारी से सामने बिठा लेना, जो ईमानदार है, क्योंकि बेईमानी बहुत करते हैं टेस्ट करने में, ठीक है। कि बैठो आप, मैं टेस्ट कर रहा हूं, जैसे 1 घंटे हो मेरे को बता दो, वो सबसे अच्छा बच्चा है जो इस तरीके से काम कर रहा है, और वो पढ़ाई भी कर सकता है, ठीक है। देखते हैं कौन कौन करता है ये काम, पूछूंगा मैं पेरेंट्स से कि मेरे मैसेज जाने से पहले आपको सबने बता दिया या मेरे मैसेज के बाद, ठीक है। चलो, अब मैं आ रहा हूं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, इसको समझने की कोशिश करोगे, मैं अभी समझाता हूँ। कह रहा द सम ऑफ दी, सॉरी बेटे 3 है, अ लेडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। A ladder has rungs 25 centimeter apart. The rungs decreases uniformly in the length from 45 centimeter at the bottom and 25 centimeter at the top. If the top and bottom of the bottom rungs are 2.5 meter apart, what is the length of the wood required for the rungs? ठीक है, अब इस बात को समझो। ये कह रहा है कि एक लेडर है, ठीक है, जिसका स्टार्टिंग के रंग्स की जो लेंथ है वो 45 सेंटीमीटर है स्टार्टिंग में, ठीक है, और एंड में जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है, करेक्ट। एंड में जो लेंथ है वो 25 सेंटीमीटर है। फिर क्वेश्चन ये कहता है कि यहां पर रंग्स लगाए गए हैं इस तरीके से और लग गए, दो के बीच में जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर का है, दो के बीच में जो गैप है वो 25 सेंटीमीटर का है। इस तरह से वो लगाता गया 25-25 सेंटीमीटर के गैप पर। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन ये कहता है कि अगर पहला 45 है, 25 तो कांस्टेंट ही है सब में, लेकिन लेंथ किसी भी कांस्टेंट क्वांटिटी से डिक्रीज होती जा रही है। अब वो कांस्टेंट क्वांटिटी हमें नहीं पता कि वो कितनी डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन डिक्रीज करते करते सबसे फाइनली वो 25 पे पहुंच गया, सही है। तो अब पूछ रहा है कि बताओ कितनी लंबी हमने लकड़ी ली थी जिससे ये रंग्स बने होंगे। तो आप कुछ ऐसे निकालोगे, ठीक है। मान लो ये 30 सेंटीमीटर होता, फिर ये अपने पास हो जाता 25 सेंटीमीटर, तो आप ऐसे जोड़ोगे ना, 30 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर प्लस 20 सेंटीमीटर प्लस 15 सेंटीमीटर, ऐसे आप ऐड करोगे तो लेंथ ऑफ वुड निकलेगी, है ना। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ये कांस्टेंट डिक्रीज से हम बढ़ते जा रहे हैं, तो 45 से लेकर के 25 तक कुल रंग्स होंगी कितनी, है ना, ये समझना होगा कि कुल रंग्स कितनी होंगी। अगर नंबर ऑफ रंग्स पता चल जाए तो हमें ये पता चल गया कि 45 से 25 तक कुल कितनी नंबर ऑफ रंग्स हैं। तो फर्स्ट टर्म है 45, लास्ट टर्म है 25, नंबर ऑफ रंग्स पता चल जाए तो हम क्या करेंगे, सम निकाल लेंगे और हमें लेंथ ऑफ वुड का पता चल जाएगा, ठीक है। अब ये समझना है कि रंग्स को हम निकालेंगे कैसे। अब ध्यान से देखो, एक और रफ वर्किंग कर रहा हूं।
मैंने एक रंग ले ली, कोई भी है एक, उसके बाद 10 सेंटीमीटर का गैप है दूसरे में, फिर अगला गया 10 सेंटीमीटर, ठीक है, फिर नेक्स्ट गया अपने पास 10 सेंटीमीटर। अगर मैं ये कहता हूं कि पहली और लास्ट में जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर का है, फर्स्ट रंग्स और लास्ट रंग्स में जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर का है, तो नंबर ऑफ रंग्स कितनी है? तो अगर मैं ध्यान दूं तो नंबर ऑफ रंग्स है 1 2 3 4। कितनी है? 1 2 3 4। डिफरेंस कितने का है? 10 का है। नंबर ऑफ रंग्स कितनी है? 1 2 3 4। अगर आप एक मेथड पकड़ो कि डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ रंग्स डिवाइडेड बिटवीन द टोटल लेंथ या डिवाइडेड बिटवीन द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, अगर मैं डिवाइड कर दूं 30 को 10 से और उसमें 1 जोड़ दूं तो मुझे नंबर ऑफ रंग्स मिल गई, क्योंकि 30 काउंट तो यहीं तक करेगा, एक रंग जो ऊपर वाली एक्स्ट्रा होगी वो बच जाएगी। एक और एग्जांपल लेता हूं, मान लो 1 2 3 4 5 6, मैं गैप ले रहा हूं 5-5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 5 और 5, 5 का, और फर्स्ट और लास्ट में टोटल गैप है 30 का, 30 सेंटीमीटर का। यही कॉन्सेप्ट लेता हूं, डिस्टेंस बिटवीन टू डिवाइड 30 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू, यानी टोटल डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन टू, तो कितना आया? 5 6 30। अब जरा गिनना कितनी रंग्स है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है, कितना? 30 लिया था, बट अपने पास रंग्स होनी चाहिए थी 7, हमने बनाई कितनी है? 1 2 3 4 5 6, और एक के बीच में हमने गैप कितने का लिया है? 5 का, और हमने यहाँ पे लिया है 30। यहाँ हमने गैप कितने का लिया था? 10 का, और डिस्टेंस हमने कितना लिया था? 10। तो 10 को जब हमने डिवाइड किया, ये मैंने गलत बनाए हैं 5 शायद, 1 2 3 4 5 है ना? हाँ 5 ही तो बने हैं। तो अभी कितने हो गए? 5 10 15 20 25 हुए। रंग्स मैंने बना दी हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अपने पास जो डिवाइड होनी चाहिए रंग्स होनी चाहिए अपने पास 7। अब जरा काउंट करो कितना हुआ? 30 यहाँ ऊपर तक आएगा। अब 30 कंप्लीट होगा ना, चेक करना। 5 5 10 5 5 5 10, ठीक है, और 5 20 15 5 20 5 25 और 5 30। देखो अब 30 हुए, तो कितने रंग्स आए? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। लेकिन हमने 6 डिस्टेंस तो कवर कर दिया। नंबर ऑफ रंग्स काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7, तब 30 कंप्लीट होगा। तो हमें क्या करना है? +1, 7 रंग्स। तो इसका एक फॉर्मूला निकल के आया कि अगर आपको नंबर ऑफ रंग्स निकालना है तो डिस्टेंस बिटवीन फर्स्ट एंड लास्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ईच +1, तो हमें मिलेंगे नंबर ऑफ रंग्स। क्लियर हो गया? तो अब यही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाना है। फर्स्ट टर्म अपने पास है 45, ए हमें दे रखा है बेटे 45 सेंटीमीटर, लास्ट टर्म यानी एन आपको गिवन है 25 सेंटीमीटर। अब निकालो नंबर ऑफ रंग्स। नंबर ऑफ रंग्स का मतलब है आपको मिलेंगी नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ रंग्स कैसे निकलेगा? इसने कहा फर्स्ट और लास्ट के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 2.5 मीटर का, 2.5 मीटर, ठीक है ना। तो 2.5 मीटर कितने सेंटीमीटर हुआ? 2 मीटर 200, हाफ मीटर 50, यानी 250 सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ रंग्स हो गए 250 डिवाइडेड बाय 25 +1। देखो
टोटल जो डिस्टेंस है डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ईच प्लस 1। तो ये आ गया 10 + 1, देयर आर टोटल 11 रंग। अब चाहिए लेंथ ऑफ वुड यूज्ड, लेंथ ऑफ वुड यूज्ड। तो लेंथ ऑफ वुड यूज्ड होगा S11 सम ऑफ दिस 11 टर्म विच इज इक्वल टू 11/2 A प्लस L कर देते हैं क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है। 11/2 A इज 45 और L इज 25। 11/2 इट इज 70, 2 से डिवाइड कर दिया 35, 35 मल्टीप्लाई बाई 11, 11 5 55, 11 3 33 और 5 38, 11 5 55, 11 3 33 और 5 35, 385 सेंटीमीटर यानी 3.85 मीटर। इसका आंसर चेक करो, ठीक है। और जो मैं बताना चाहता हूं एक बार ध्यान से देखो, जो कुछ नहीं रफ करूंगा, रफ भी तुम लोगों को जो कि याद रहे। ठीक आ रहा आंसर? कोई एक कंफर्म करो। सही है सर। करेक्ट। अब बताओ कोई डाउट किसी को, थोड़ा ध्यान लगाओ इसमें। सर सर मतलब इस क्वेश्चन में हमारे को जैसे एपी प्रूफ नहीं करना पड़ेगा? क्या चाहिए बेटा, दोबारा बोलो। इस क्वेश्चन में हमारे को एपी प्रूव नहीं करना पड़ेगा? हाँ सॉरी, ये तो मैंने किया नहीं, बट इसमें एपी ऐसे लिखोगे, बिकॉज रंग्स रिड्यूस विद अ कांस्टेंट डिस्टेंस देयरफॉर द लेंथ ऑफ द रंग्स आर इन एपी। बस ये करना, ठीक है ना, क्योंकि इसमें टर्म्स लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि कांस्टेंट डिफरेंस आपके पास है नहीं, ठीक है। हाँ सही क्वेश्चन है, ये चीज आपको लिखनी है यहाँ पर, ठीक है। क्या लिखना है सर? एक बार लाइन रिपीट कर दो। बिकॉज लिख लो सारे, बिकॉज लेंथ ऑफ द रंग। सर एक सेकंड। कॉपी पेन लेके नहीं बैठते गोविंद? नहीं सर, पेन में इंक खत्म हो गई है अब एकदम से। ओहो, बहुत अच्छी बात है, बिना बंदूक के पहुंच गया। गोविंद फौजी बना देंगे। ले लिया। अब बोलो सर। हाँ, पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको इंडियन आर्मी में रख दिया जाएगा या किसी भी आर्मी में, तो क्या कहोगे? दुश्मन से कहोगे कि यार बंदूक में गोली खत्म हो गई, 2 गोली दे दे, तेरे को मारना है मुझे। बैठो तो पेन पेंसिल सब लेकर के बैठा करो ध्यान से सभी, ये नहीं कि चलो भाई कहानी सुननी है सर की, ठीक, ध्यान रखो सारे। यस सर। पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि आपको क्या लिखना है कि बिकॉज लेंथ ऑफ द रंग रिड्यूस्ड कॉन्स्टेंटली, ठीक है। इसने बोला ना, देखो यही लाइन हमने पकड़नी है। ladder has a rungs 25 centimeter apart, the rungs decreases uniformly in the length, ऐसे कर लो चाहे तो, because the rungs decreases uniformly in the length, therefore length of the rungs are an AP। ठीक है, समझ गए सर? सर जैसे पिछले जैसे सर वो सैलरी वाले क्वेश्चन थे जिसमें 50-50 बढ़ती थी, उनमें भी लिख सकते हैं ऐसा। सर उनमें भी ऐसे ही कर दे? हाँ लिख सकते हैं, बट जैसे वहां टर्म रहती है तो इसलिए मैंने A2 - A1 करके कर दिया, ठीक है। वैसे सर अगर निकाला जाए तो इसमें A2 A3 मेरे को तो दिख ही नहीं रही, निकालेंगे नहीं, कैसे? इसमें प्रॉब्लम ये है कि इसमें फिर लेट करना पड़ेगा, लेट द यूनिफॉर्म डिक्रीज लेंथ इज एक्स, तो ऐसे लिखना पड़ेगा 45 माइनस एक्स, 45 माइनस 2x। वो सही तरीका नहीं है, इससे अच्छा इसको ऐसे ही लिख दो, ठीक है। ओके सर। हाँ, सात्विक बेटा कुछ पूछना चाहते हैं? सर इन द टेस्ट विल द क्वेश्चन कम फ्रॉम, असाइनमेंट से तो अभी नहीं, एनसीईआरटी से रिलेटेड बस वैल्यू चेंज करूंगा, ठीक है। समझ गए? हाँ बेटा कर दो। ओके, लिखो बिकॉज लेंथ ऑफ द रंग्स डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली, therefore the lengths of the rungs are in AP। उसके बाद फिर सॉल्व कर देना, ठीक है। यहां तक निकालने के बाद ये वाली लाइन अब यहां पे आप लोग लिखना,
because length of the rungs decreases uniformly, therefore length form an AP. बस उसके बाद this implies length of the wood used, S11 and so on. ठीक है ना? अभी भी किसी कोई दिक्कत? सब लिख चुके हो मेरे ख्याल से. Because length of the rungs decreases uniformly, therefore lengths form an AP. ठीक है? This implies length of the wood used is equal to S11 and simplified. Correct? चलो बच्चों स्क्रीनशॉट लो, हटाता हूं. और किसी को कोई दिक्कत? बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है. और टेस्ट बहुत अच्छी तरह तैयार कर लेना. अब आ रहा हूं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पर. ये भी एक बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, किसी किसी को डिफिकल्ट भी लग सकता है, तो ध्यान से समझो, नजरें बोर्ड पर गड़ाए रहो. बढ़ते हैं आगे. क्वेश्चन कह रहा है द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली. ठीक है? द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंसेक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. शो दैट देयर इज अ वैल्यू ऑफ x such that the sum of the number of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the number of the houses following it. Find this value of x. अब इसको समझते हैं कि क्या कहना चाहता है. क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहे बेटे हाउस पर जो नंबर लगे हैं वो कंसेक्यूटिवली नंबर लगे हैं, जैसे हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, ऐसे करके हमने 49 तक हाउस नंबर दिए हैं. हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, 3 अप टू सो ऑन. कह रहा बीच में एक हाउस नंबर x है, उसके बाद फिर अगला हाउस नंबर क्या होगा. ठीक है, वो अभी बाद में बात करेंगे. और ऐसे हमने 49 तक हाउस नंबर दे दिए. ऐसे हमने 49 तक हाउस नंबर दे दिए. अब क्वेश्चन ने ये कहा कि हाउस नंबर x के पीछे तक के जितने हाउसेस थे उनके नंबर का टोटल और x के आगे के जितने हाउस नंबर थे उनका टोटल, ठीक है, बराबर है. तो कह रहा बताओ वो हाउस नंबर x कौन सा है. समझ गए सभी या नहीं? फिर से एक बात रिपीट करता हूं. कह रहा है यहां पर 49 हाउसेस हैं और सभी 49 हाउस पर नंबर कंसेक्यूटिवली डाले गए. हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, हाउस नंबर 4, ऐसे ही एक हाउस नंबर कोई एक्स है, हमें पता नहीं है, हाउस नंबर एक्स, लेकिन उसके आगे फिर हाउस नंबर शुरू हो गए. खासियत एक्स की ये है कि एक्स के पीछे तक के जितने हाउस नंबर का टोटल है और एक्स के आगे तक के जितने हाउस नंबर का टोटल है वो बराबर है. तो कह रहा बताओ वो हाउस नंबर एक्स है कौन सा. ठीक है ना, ये पूछा गया है. ठीक, तो तिशिका सर एक बार रिपीट कर दो. सर एक बार रिपीट कर दो. क्यों, क्या हो गया अभिनव गुप्ता? सर वो वॉइस क्लियर नहीं आ रही थी. अच्छा चल कोई बात नहीं, पकड़. ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि हाउस नंबर 49 हाउसेस हैं जिनको हमने कॉन्सेक्यूटिवली हाउस नंबर दिए. हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 2, हाउस नंबर 3, 4, ऐसे 49 तक लिख दिए, 49 तक. उसने कहा कि एक बीच में कोई हाउस है x, उसके पीछे तक के जितने हाउस हैं उनका टोटल और उसके आगे तक के जितने हाउस हैं उनका टोटल बराबर है. तो कह रहा है वो हाउस नंबर x बताओ कौन सा है, ये आपको बताना है. ठीक है, समझ गए? आगे आवाज अभिनव. तो तिशिका अब मुझे बताओ हाउस नंबर x के पीछे कौन सा हाउस नंबर होगा. जल्दी आ जा बेटा लाइन पे फटाफट. x-1. नहीं, तुझसे किसने पूछा? तिशिका आवाज नहीं आ रही है? हाँ जी
ऋषिका x -1। अच्छा चल, हाउस नंबर x के आगे हाउस नंबर कौन सा होगा? ऋषिका से ही मैंने पूछा है। x+1, शाबाश, ठीक है ना। तो अब यही चीज हमने समझनी है कि क्या किया कि x के पीछे हाउस नंबर क्या होगा, 1 2 3 अप टू सो ऑन, इट इज x -1, क्योंकि 1 1 का डिफरेंस है, ध्यान से देखते जाओ। फिर हाउस नंबर x होगा, फिर x+1 होगा, x+2 होगा, और ऐसे हाउस नंबर 49 तक जाएगा। अब क्वेश्चन ने ये कहा कि x के पीछे तक के जितने हाउसेस थे उनका सम। अब मुझे बताओ कि x के पीछे तक के जो हाउसेस हैं उसमें कुल कितनी टर्म्स हैं? तो उसमें x -1 टर्म है। नेचुरल नंबर तो ऐसे काउंट होगा ना, कितनी टर्म्स हैं? x -1 टर्म्स है। तो यानी s x -1, ये वाला सम हो गया 1 से लेकर के x -1 तक। अब इस वाले सम पर ध्यान देना, हमें x+1 से लेकर के 49 तक का सम निकालना है। तुम लोगों को याद हो मैंने एक कॉन्सेप्ट कराया था, 1 से 49 तक का टोटल निकालो, यानी आपने S49 निकाला और उसमें से आप माइनस कर दो x तक का टोटल, तो किसका टोटल बचेगा? x+1 से 49 तक। अभी जो मैंने बात बोली किसको किसको डाउट है? हमें x+1 से x+2 तक जाना है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि 1 से 49 तक का सम निकाला और उसमें से माइनस कर दिया x तक का सम, तो कितना आ गया? x+1 से 49 तक। किसी को डाउट है तो हैंड रेज करो, जो मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी। ठीक है, मतलब किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके, बढ़ते हैं फिर आगे। हाँ, अच्छा तुषार, हाँ तुषार बोलो। सर ये समझ नहीं आया। अच्छा ओके, गोविंद तुम बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत है? सर जैसे हमने S49 माइनस SX करा, तो सर वो इक्वल्स टू SX -1, मेरे को वो समझ नहीं आया। SX -1 नहीं समझ में आया, ठीक, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन ने हमें पहले ही बताया था, जैसे मान लो पहले तो तुषार तुम अपने डाउट को देखो, 1 नहीं सर, मेरे को समझ आ गया, मेरे को समझ आ गया। आ गया तुझे समझ में? ठीक है, यस 5 6, ठीक है। कह रहा आप टोटल बता दो 4 5 6 का, बताओ कितना टोटल होगा रफली? 5 4 9, 9 और 6 कितना हो गया? 15, यही इसका टोटल है। लेकिन एक दूसरा तरीका टोटल निकालने का क्या है कि आप क्या करोगे, 1 से लेकर के 6 तक का सम निकालो, कितना आ जाएगा? 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, 18 2 20 और 1 21। ये आपने 1 से लेकर के 6 तक निकाल दिया। आपको 4 से आगे का टोटल चाहिए तो उसके पीछे तक की टर्म का टोटल माइनस कर दो, माइनस 3 2 5 और 1 6, कितना आ गया? 15। ये मेथड है एक, सही है ना। तो इसने ये बोला था कि 1 से 1 2 3 4 x -1 और फिर x+1 अप टू सो ऑन। कह रहा है एक हाउस नंबर x है, उसके पीछे तक के जितने हाउस नंबर है उनका टोटल। तो अगर आप मान लो 3 तक काउंट करते हो तो 3 हाउस, और x -1 तक काउंट करते हो तो कितने हाउस? x -1 हाउस। तो आपने किसका सम निकाला? 1 से लेकर के x -1 सम का सम आपने निकाल दिया। अब आपको सम चाहिए x+1 से 49 तक, तो आपने 1 से 49 तक का टोटल निकाला और उसके पीछे तक के नंबर ऑफ टर्म का टोटल माइनस कर दिया। तो आपको कहां से टोटल मिल गया? x+1 से 49 तक का सम मिल गया। अब बताओ। हाँ जी तुषार जी, सेटिस्फाई? यस सर, आ गया समझ। आ गया? प्रैक्टिस भी कर लिया कर, नंबर बहुत कम आते हैं, प्रैक्टिस नहीं करता है तो नंबर सबसे कम है ग्रुप में। देखो बढ़ते हैं आगे। अब क्या करना है इसको सॉल्व करने का तरीका, पहले तो यहां लिख लेना बिकॉज नंबर ऑफ हाउसेस फॉर्म एपी, ठीक है। देयरफॉर, अब ऐसे लगा लेना, ठीक है, बिकॉज नंबर ऑफ हाउसेस फॉर्म एन एपी देयरफॉर। इतना ही लिखना बहुत है, क्योंकि कंसेक्यूटिव उसने पहले ही बोला था, बस हमें लिख देना है कि नंबर ऑफ टर्म्स फॉर्म एन एपी। अब सॉल्व करने की ट्रिक देखना है यहाँ पर।
वेरिएबल वाली टर्म से एक साथ कर दो, एस एक्स माइनस वन माइनस एस एक्स इज इक्वल टू 49। ठीक है, अब जो ये एस एक्स माइनस वन है, अब यहाँ फॉर्मूला डालो, क्या होगा बेटे, एन बाई टू, टू ए यानी 2 इंटू वन प्लस एन माइनस वन, या यहाँ ए प्लस एल वाला कॉन्सेप्ट भी लगा सकते हैं, गलत नहीं होगा, क्योंकि लास्ट टर्म तो इसकी यही है ना, तो फर्स्ट टर्म वन और लास्ट टर्म बेटा एक्स माइनस वन अप्लाई कर सकते हैं। एस एक्स में एक्स बाई टू, ठीक है, ए प्लस एल, फर्स्ट टर्म इज वन, लास्ट टर्म इज एक्स, क्योंकि आप वन से एक्स तक का टोटल ले रहे हो। 49 में 49 बाई टू, ए प्लस एल, ए इज वन और लास्ट टर्म इज 49, 1 एंड 49। ठीक है, फॉर्मूला क्लियर? जी गोविंद बोलो। सर वो प्लस एस एक्स नहीं होएगा? कौन सा बेटा? ओ सॉरी सॉरी, ठीक कह रहा है, वेरी गुड, ठीक 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 बेटा, प्लस एस एक्स हो, ठीक है, माइनस एस एक्स कर शिफ्ट करके प्लस एस एक्स, सॉरी बच्चों, ठीक है, वो मैंने शिफ्ट किया, साइन माइनस ही रहने दिया, बात समझ गए? तो अब बढ़ते हैं आगे, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, वन और वन कितना हो गया, 0, ये आ गया बेटे एक्स इंटू एक्स माइनस वन बाई टू प्लस एक्स इंटू एक्स प्लस वन बाई टू, 49 बाई टू इंटू 50, 49 बाई टू इंटू 50। अब इसको और इजी करने के लिए क्या करो, इन दोनों में से x बाई टू को ले लो कॉमन, विद इन अ ब्रैकेट क्या रह गया, x माइनस वन प्लस एक्स प्लस वन, 2 से इसको कट कर दो। अब ध्यान देना, इसे मल्टीप्लाई मत करना, 49 इंटू 25 एज इट इज रहने देना, क्योंकि 49 का रूट 7 और 25 का रूट 5 हमें पता चल चुका है, यहाँ एक्स स्क्वायर तो बनने वाला है, इसलिए हम ऐसा करेंगे। ठीक है, अब ये दोनों कट गए, दिस इंप्लाइज x बाई टू, एक्स प्लस एक्स कितना हो गया, 2x इज इक्वल टू 49 इंटू 25, 2 एंड 2 कैंसिल आउट बच्चों, ये आ गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 49 इंटू 25। ठीक है ना, अब फाइंड आउट करते हैं x, x आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 49 इंटू 25, तो x आ गया प्लस माइनस 49 का रूट 7, 25 का 5, x आ गया प्लस माइनस 35, because number of house cannot be negative, therefore x is not equal to minus 35 and x is equal to 35। तो वो हाउस नंबर 35 है, जिसके पीछे तक के सारे हाउसेस का सम और उसके आगे तक के हाउसेस का सम है इक्वल। ठीक है ना, पूछो अब कोई डाउट हो तो, ध्यान से पहले पढ़ लो 10 सेकंड में, फिर कोई डाउट हो तो पूछो। सर हाँ जी, सर हम एस एक्स को इक्वल रख सकते थे S49 माइनस एस एक्स प्लस वन, एस एक्स प्लस वन माइनस माइनस एस एक्स प्लस वन, हाँ एस एक्स प्लस वन कैसे माइनस होगा सर? गलत नहीं है? सर S49 माइनस एस एक्स प्लस वन, तो एस एक्स प्लस वन, अगर एस एक्स प्लस वन माइनस करोगे तो वो एक्स प्लस टू से शुरू होगा, उसने बोला एक्स के आगे के जितने हाउसेज हैं, ठीक है, इसलिए एक्स तक आपको माइनस करना पड़ा। ठीक है, वो तो अगर ये कहता है एक्स प्लस वन के आगे जितने हाउसेज हैं तब आपको ऐसा करना पड़ता। ठीक है, ओके सर। और कोई, बाकी सबको क्लियर? सिद्धांत, सिद्धांत है या क्लास में या नहीं? नहीं है, अच्छा चलो ठीक है, और कोई डाउट किसी को? रब कर दो बच्चों, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, आगे बढ़े। अब जो क्वेश्चन पढ़ाने चल रहा हूं उसमें टेक्निकली थोड़ा उसको समझोगे तुम लोग, तभी क्वेश्चन को समझ पाओगे। ठीक है,
क्वेश्चन कह रहा है बेटा नेक्स्ट में कि अ स्मॉल टेरेस at a football ground comprises of 15 steps, each of which is 50 meter long and built of a solid concrete. Each step has a rise 1/4 meter and tread 1/2 meter. Calculate the total volume of the concrete required to build the terrace. ठीक है, अब सबसे पहले अगर आप ग्राउंड को देखो तो ग्राउंड में बैठने के लिए कैसे होता है, स्टेप बने होते हैं। ठीक है, तो ये कह रहा है ऐसे 15 स्टेप्स बने गए हैं और हर स्टेप में जो है कंक्रीट को फिल किया गया। कंक्रीट सबको पता ही होगा, उसका क्या कहते हैं, मिक्सचर जो होता है सीमेंट और क्या कहते हैं उसको, पत्थर होते हैं छोटे छोटे, उनको मिक्स करके जिनसे घर बनते हैं। ठीक है, कह रहा है उससे उसको फिल किया गया और स्टेप टाइप हमने बनाया बैठने के लिए फुटबॉल ग्राउंड पर। ठीक है, तो ये कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट रिक्वायर्ड टू बिल्ड द टेरेस। तो पहले मैं आपको स्टेप बनाना सिखाता हूं, उसको अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, देखो अब वो कैसे बनाएंगे हम। क्वेश्चन नंबर है ये 5। तो तुम लोगों को शायद मैं स्टेप बनाना भी सिखा पाऊं, अगर बना पाऊं तो कोशिश कर रहा हूं मैं। बस अपने दिमाग में अपने सोसाइटीज की स्टेप्स लाओ, अपने आप ये क्वेश्चन समझ में आता जाएगा। ठीक है ना, तो ये पहला स्टेप है। ठीक है, पहला स्टेप मैंने बना दिया। अब स्टेप में क्या क्या चीजें होती है उसको समझना है। क्वेश्चन में ये कह रहा है जो स्टेप की लेंथ है, ठीक है, फिगर बनी हुई वैसे, स्टेप की लेंथ है 50 मीटर। तो आप ध्यान दो कि ये 50 मीटर कभी नहीं बदलने वाला, ये सेम रहेगा, ये 50 मीटर नहीं बदलेगा। और जो ये ट्रेड 1/2 है, ट्रेड का मतलब जिसपे हम पैर रखते हैं, ये ट्रेड है 1/2 मीटर, ये कांस्टेंट रहता है, सारी सीढ़ियां इक्वल रहती हैं। उसके बाद क्या करना है, अब हमें नेक्स्ट स्टेप पर आना है। नेक्स्ट स्टेप कैसे बनेगी, क्या कह रहा है कि ये वाली जो हाइट है ये है 1/2 मीटर, ये भी हाइट वही है, नहीं 1/4 है शायद। ईच स्टेप हैज अ राइज 1/4, 1/4 राइज है। उसके बाद हर एक स्टेप का जो राइज है वो बढ़ जाता है। तो स्टेप बनाने की टेक्निक क्या होती है कि जितनी ये स्टेप है उतना ही उसके साथ में एक स्टेप और बनती है, ऐसे ध्यान देना भी। एक मिनट, ठीक है। ऐसे फ्लैट हो गई। अब क्या होगा कि दूसरी स्टेप जो है वो इसके ऊपर बनेगी। ठीक है, ये देखो, थोड़ा अगर मैं ड्राइंग करने में कामयाब हुआ तो अच्छा समझ में आ जाएगा। ये ऐसे, ठीक है ना। अब एक बात आपने देख ली होगी कि जब पहला स्टेप अपना बनता है तो जितना कंक्रीट लगता है उसका डबल कंक्रीट दूसरे स्टेप में लगेगा। सही है,
और जब आप तीसरा बनाओगे तो तीसरे स्टेप में क्या होगा, पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, तब उसके ऊपर तीसरा बनेगा, फिर ऐसे चौथा। तो क्या होता है कि पहले सबसे पहले नेक्स्ट स्टेप बनाने के लिए उसी के बराबर स्टेप बनाई जाती है ऊंचाई पर, फिर उसी सेम लेंथ विड्थ हाइट की आप ऊपर स्टेप बनाते हो तो स्टेप बनती है। तभी आप देखो कि स्टेयर शुरू कहां से होती है, स्टेयर ऐसे शुरू होती है और सपोज एंड यहां पर होती है, ऐसे चलती है स्टेप। मेरी बात समझ गए? एक जगह ऐसे खड़े खड़े स्टेप नहीं होती है। अगर एक जगह खड़े खड़े स्टेप चढ़नी है तो वो कौन सी है, बांस की सीढ़ी या एल्यूमिनियम वाली। और अगर वैसे कंक्रीट स्टेप्स कैसे बनती है, पहली स्टेप, फिर उसी के बराबर स्टेप बनेगी सेम हाइट की, फिर हाइट को इंक्रीज करके दूसरी, अब तीसरी बनानी है तो पहली स्टेप, फिर दूसरी स्टेप, अब बराबर हो गए, अब तीसरी उसके ऊपर बनेगी, और चौथी स्टेप बनानी है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जब होगी तो बराबर, फिर फोर्थ स्टेप बनेगी। समझ गए? तो अब आपको ये पता लगाना है कि वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज कितना हो रहा है। थोड़ा सा मेरी ड्राइंग में कमी ये हो गई कि यहाँ स्पेस मैंने लिया नहीं, पहली वाली स्टेप आपको बड़ी लग रही है और दूसरी वाली छोटी लग रही है, ठीक है? तो थोड़ा मैं अपनी ड्राइंग सुधार लूं, कोशिश करता हूं। कोशिश कर सकता हूं, लेकिन तुम लोग ड्राइंग पे नहीं, मैथमेटिकली ज्यादा समझने की कोशिश करो कि मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, ठीक है ना? अगर ये कहा जाए कि कितना कंक्रीट इस्तेमाल हुआ, अगर मैं सिर्फ ये दो स्टेप बनाने की बात करूं तो कितना वॉल्यूम होगा दो स्टेप बनाने का, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट, वॉल्यूम ऑफ सेकंड और वॉल्यूम ऑफ थर्ड। यानी एक का वॉल्यूम निकाल करके अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो टोटल वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज आ जाएगा, ठीक है? समझ गए? तो अब हम निकालते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज टू मेक 15 स्टेप्स, वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड, ठीक है? यही पूछ रहा है ना। अभी 1/4 वाला कॉन्सेप्ट समझाता हूं। Each step has rise 1/4 meter and tread 1/2. Calculate the volume of the concrete used. ठीक है? वॉल्यूम ऑफ कंक्रीट यूज्ड। पहली स्टेप में वॉल्यूम क्या होगा, हाइट 1/4 है, ठीक है? तो आप लिखोगे लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट 1/4, ये पहले वाले का हो गया। प्लस जब आप दूसरी स्टेप बनाओगे तो अब ध्यान देना, दूसरी स्टेप पर आपके इस विड्थ में तो कोई चेंज नहीं है, लेंथ में कोई चेंज नहीं है, चेंज कहां पर है, 1/4 और 1/4 एक्स्ट्रा मिला आपको, यानी इसकी हाइट बढ़ गई, कितनी, 1/4 1/4, बस हाइट बढ़ती जाएगी, बाकी सब सेम रहेगा। तो कितने 1/4 हो रहे हैं, 2। तो कैलकुलेट करने का तरीका है कि इनको ऐड मत करो, लिखो लेंथ यानी 50, विड्थ 1/2, हाइट हो गई 2 इंटू 1/4, 2 हो गए। अब देखो तीसरी स्टेप जब बनाओगे तो फर्स्ट, सेकेंड और फिर थर्ड, लेंथ इज सेम यानी 50, विड्थ इज सेम, हाइट हो गई 3 इंटू 1/4 अप टू सो ऑन, ठीक है? समझ गए? अब हमें कितने स्टेप्स बनाने थे, 15 स्टेप्स बनाने हैं। अब यहां लिखो बिकॉज हाइट increases uniformly, therefore collection of terms are in AP, ठीक है? Therefore total volume of concrete used for 15 steps, therefore volume of concrete used to make 15 steps is equal to S15। अगर इसी 15 की 15 टर्म का सम कर दो तो आपको टोटल वॉल्यूम मिल जाएगा, ठीक है ना? अब इसका टोटल करने का तरीका देखो, क्या करोगे, आपके पास 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, देखो सब में से कॉमन आ रहा है, 50 इंटू 1/2 इंटू 1/4, बचा क्या,
1 बच गया, प्लस यहाँ पे 2 बच गया, प्लस 3 बच गया, अप टू सो ऑन। ठीक है, तो ये आ गया 50/8, 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन। तो ये तो एपी में है, यहीं पर आप निकाल दो S15, 15/2, 2A, 15 - 1 14 और D is 1। ठीक है ना, तो ये अपने पास वैल्यू आ गई 225। तो इसको लिख लो 25 × 15/8, 14 + 2 कितना हो गया बेटे 16, 8 2 16, 25 2 50 और 15 5 75 मीटर क्यूब इतना कंक्रीट लगेगा। ठीक है, अब इसको समझने के लिए मैं तुम लोगों को 20 सेकंड देता हूँ, बहुत अच्छी तरीके से इसको समझो और बताओ कि मैं समझा पाया कि नहीं। सर जी सर जैसे हमने प्रूव करा था कि कलेक्शन ऑफ टर्म्स आर इन एपी, वो उस वाले में ये जो हमारी स्टेयर्स हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो सर जैसे हमने फिर बाद में जब हमारा आ गया 50/8 × 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन, हाँ जी। तो सर हमें उसे भी पहले एपी प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा ना। नहीं, यही तो है कलेक्शन ऑफ स्टेयर, हाइट यूनिफॉर्मली है तभी तो ये कलेक्शन बनी, इसलिए हमने सीधे S11 कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कलेक्शन आपने वॉल्यूम से कवर किया ना, बाकी सब तो सेम ही है, ये तो सब में सेम है ना। राइज क्या हो रहा है 1/2, 2 × 1/4, तो इसी से कलेक्ट हो गया, उतना ज्यादा नहीं लिखना। ठीक है, ओके सर। हाँ एक जगह कहीं भी कर दो उसको जस्टिफाई, बाकी सॉल्यूशन करने का तरीका वो तो आपका है कि भाई आप सबको कॉमन लेके करना चाहते हो या सबको साथ ही लेके चलना चाहते हो। तो कल अगर आप ऐसे करें तो ज्यादा इजी है ना। और बच्चों किसी को डाउट? मैं ये बात मेरी समझ में आ गई तुम लोगों को, यानी कि ये 1/4 कैसे डबल हुआ, कैसे ट्रिपल हुआ, ये बात क्लियर हो गई? अगर ये क्लियर हो गई है तो आप ये क्वेश्चन कभी नहीं बोलोगे, ठीक है? नहीं तो ये हमेशा रटने का क्वेश्चन रहेगा। ठीक, सर एक बार फिर 1/4 वाली बात वापस समझा दो। देखो 1/4 वाली बात पे अगर हम चलें तो वो कुछ ऐसे है, अगर मैं इस बात को समझाना चाहूं तो जैसे मान लो एक ये स्टेप है, दिख रही है बुक सबको? एक ये स्टेप है, ठीक है। अब मुझे बनाना है दूसरा स्टेप, भाई दूसरा स्टेप मुझे तैयार करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसके बराबर ही मुझे एक और बनाना होगा। ध्यान देना, ये देखो इसी के बराबर मुझे एक और बनाना होगा। पहले ये दोनों बराबर होंगे, उसके बाद फिर उसी के बराबर आपको फिर रखना होगा। अब देखो पहला दूसरा, सही है ना। अब तीसरा बनाना तो फिर यहाँ पे बनाना पड़ेगा दूसरा फिर तीसरा। ध्यान देना यहाँ पे जो मैंने ये स्टेयर्स बनाई हैं, पहला स्टेप, अब यहाँ रखोगे आप दूसरा। कैसे बना? पहले की हाइट 1/4 तो दूसरे की हाइट 1/4 बढ़ गई हाइट। जब तीसरी बनाओगे तो सीढ़ी यहाँ नहीं बनेगी, तीसरी सीढ़ी आगे बननी है। तो क्या होगा कि जितना ये दूसरा उतनी हाइट तक पहले आना होगा आपको, फिर आपको तीसरा रखना पड़ेगा। तो ऐसे ये बढ़ता जाता है, इसलिए जो कंक्रीट की स्टेप्स होती है वो ज्यादा स्पेस लेती हैं, और जितनी भी आयरन एल्यूमिनियम इनकी स्टेप्स होती है वो कुछ स्पेस नहीं होता, सीधे खड़ा कर दो, ठीक है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा स्पेस नहीं होता उसका। क्लियर हो गई बात की नहीं? कैसे राइज हुआ देखो, पहले कितना था, पहले स्टेप का 1/4 और दूसरे स्टेप का 1/4 और ये 1/4, 2 × 1/4 हो गया। तीसरे स्टेप का 1/4 1/4 फिर तीसरा 1/4। डन? करेक्ट या नहीं? यस सर। क्लियर? अब अपने घर पर 10 किताबें लेकर के स्टेयर बना करके मुझे फोटो भेजो कि किसने किसने स्टेयर की फॉर्मेशन सीख ली। हाँ जी, समझ गए? सबको समझ में आ रही बात की नहीं?
मुझे स्टेयर बना करके और फोटो भेजनी है कि देखो सर मैंने स्टेप तैयार की है, कितने स्टेप्स हैं काउंट करके बताने, ठीक है। चलो ये हो गया खत्म। अब बढ़ते हैं आगे। सर एक बारी नीचे से थर्ड लाइन एक बार समझा दो। जी बच्चे, सर नीचे से थर्ड लाइन एक बार समझा दो। नीचे से थर्ड लाइन, ये सर आंसर जहाँ सर जिधर आंसर खत्म है। ये जी सर। ठीक है। तो यहाँ पर कुल कितनी टर्म्स है? 15 टर्म्स है। कितनी? 15। 1 2 3 और आगे तक कितनी हो गई? 15। सही है ना। आपको इसका S15 निकालना है। तो AP की 15 टर्म का सम क्या होता है? n/2 यानी 15/2। 2A यानी 2 × 1 प्लस 15 - 1 14। D कितना हो गया? 1। बस बात कर दो। समझ गए? चलो आज का टाइम तो निकल ही गया सर अब पर। हाँ जैसे 1 + 2 + 3 था अप टू सो ऑन, सर इन द एंड हमारा 15 था। ठीक है। तो सर फिर हमारा फर्स्ट टर्म A1 हो गया और लास्ट टर्म अच्छा हमारा हाँ उससे भी कर ठीक सकते है, हैं ना। बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इसमें वही 1 2 3 4 15 तक है तो लास्ट टर्म 15 है, कर सकते हैं बिल्कुल ठीक। ठीक है, समझ गया सारा। अब संडे को टेस्ट कितने बजे है? 6 बजे टेस्ट है। आपको 6 बजे टेस्ट भेज दिया जाएगा। बहुत अच्छी तरह से डिस्क्रिप्टिव करना है और हर एक पर पेज नंबर लिखना है, चाहे आप रजिस्टर पर करो या शीट पर करो। ठीक है, पिक बिल्कुल स्ट्रेट भेजनी है, कुछ क्वेश्चन मिक्स नहीं होने चाहिए। एक पर एक ही पिक होनी चाहिए एक पेज पर, ठीक है ना। चलो बाय बाय। अब हम लोग सर एक और चीज पूछनी थी। हाँ मंडे से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 8। हाँ जी बताओ। सर असाइनमेंट के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा? ये पूरा एनसीईआरटी, बस लैंग्वेज थोड़ी अलग होगी। हाँ हाँ एनसीईआरटी आएगी। असाइनमेंट कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो तुम लोगों ने एनसीईआरटी में ना पढ़ा हो, उस टाइप चेंज नहीं होगी बिल्कुल। ठीक है, ओके सर। चले बाय बाय।